नमस्कार दोस्तों, मैं तारा हाजिर हूँ कंत कहानी की कानूनी कड़ी के साथ। आज का कंत आखिर मैं क्या करती मिलॉर्ड मैंने लिया है मेरी किताब से। तो शुरू करती हूँ ये कानूनी पंच। ये अपने आप में नायाब केस था। शायद शायद नहीं, डेफिनेटली इससे पहले भारत में क्या पूरी दुनिया में ऐसा केस नहीं हुआ होगा। आज मिस तेजी के केस की सुनवाई का दिन था। आज उसके बयान रिकॉर्ड होने थे। वो तो पहली ही तारीख में बरी हो जाना चाहती थी। उस पे धारा 504 और 201 के तहत संगीन जुर्म में मुकदमा दर्ज था, एविडेंस छुपाने और किसी दूसरे को गैर कानूनी काम करने के लिए उकसाने का। दरअसल छोटी होली के दिन उनके घर में एक बहुत ही बड़ा अपराध हो गया था। ये कोई सोचा समझा क्राइम नहीं था। वो भयानक सी शक्ल वाले को तेजी और उसके बच्चों ने शिवरात्रि वाले दिन भी अपने घर के आसपास आवारा घूमते हुए देखा था। उस दिन शायद वो रेकी करने आया था और उसकी शिकायत अपने मकान मालिक से भी की थी उसने। उन्होंने भी आरडब्ल्यू में जाकर अपनी बात रखी थी। पर आज छोटी होली के दिन जिस बात के डर से तेजी शिवरात्रि के दिन से ढंग से सो भी नहीं पा रही थी, वो बात आज आखिर हो ही गई। जब जज साहब ने उससे पूछा कि आप एक महिला होके कैसे ऐसा जघन्य अपराध कर सकती हो, और इससे भी शर्मनाक बात यह है कि आपने अपनी ही बूढ़ी माँ को इसके लिए उकसाया और उस उम्रदराज महिला को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर ये हीनियस क्राइम करने के लिए मजबूर किया, तो तेजी सरलता से बोली, मिलॉर्ड, मेरे घर में 2 जवान बेटियां और एक बूढ़ी माँ है और मैं एक कामकाजी महिला हूँ। अपने फैमिली की सुरक्षा के लिए उस वक्त वही मुझे सही लगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। आज मैं अपनी पैरवी खुद कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं एक अच्छा वकील रख सकूं। आप एक माँ की फरियाद तो सुने। कानून क्या कहता है, समाज क्या बोलेगा, लोग क्या कहेंगे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैंने वो किया जो कोई भी माँ या औरत उस समय करती। जज साहब ने थोड़ी आत्मीयता और प्यार से पूछा, अच्छा तेजी, प्लीज इस घटना को विस्तार से बताएं ताकि हम सही निर्णय ले सकें। अब तेजी ने बताना शुरू किया। मिलॉर्ड, वो राक्षस हमें शिवरात्रि वाले दिन भी दिखा था। शायद रेकी करने आया था। हमने अपने मकान मालिक को भी इसकी जानकारी दी। उन्होंने हमें पूरी तरह भरोसा दिलाया कि आप चिंता ना करें, मैं कोई ना कोई उपाय करूंगा। और जितना उनसे बन पड़ा उन्होंने किया भी। पर फिर भी छोटी होली वाले दिन सुबह सुबह जैसे ही मैंने नाश्ता खत्म किया और रसोई में गई तो क्या देखती हूँ, वहां वो बड़े शान से एक कोने में दुबका बैठा है। शायद उसकी नजर तब तक मुझ पर पड़ी नहीं थी। मैंने किसी तरह मुश्किल से अपनी चीख रोकी और अपनी माँ को, जो बालकनी में नाखून काट रही थी, सब कुछ जल्दी जल्दी बताया। वो थोड़ा ऊंचा सुनती है मिलॉर्ड, इसलिए हैं करने लगी। मैं उनका हाथ पकड़कर लगभग उनको खींचते हुए रसोई की तरफ ले गई। समझ नहीं आ रहा था कि अपनी सुरक्षा किस हथियार से करें। चाकू छुरी तो रसोई में ही थे और चप्पल जूते से तो उसे मार ही नहीं सकते थे मिलॉर्ड, क्योंकि वो रसोई में जो छुपा बैठा था। इसलिए जूते चप्पल का आइडिया मुझे ड्रॉप करना पड़ा। फिर मैंने तुरंत एक मजबूत सा हथियार हाथों हाथ बनाया और अपनी माँ के हाथों में थमा दिया। मेरी बड़ी बेटी नाश्ता कर चुकी थी और उसकी ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाली थी। वो उसी की तैयारी कर रही थी। और मेरी छोटी बेटी तो भी नाश्ता कर ही रही थी मिलॉर्ड। उस मासूम को तो पता भी नहीं था कि रसोड़े में चल क्या रहा है मिलॉर्ड। मैंने उसके कमरे का दरवाजा जल्दी से बंद किया और बाहर से लॉक भी कर दिया। तब तक मेरी माँ पूरी तरह तैयार थी उस पर वार करने के लिए। पर जब हम रसोई में पहुंचे तो हमने देखा कि वो तो वहां था ही नहीं। पता नहीं कहाँ छुप गया था। मेरे दिमाग में कई भयानक बातें चलने लगी। फिर मैंने अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाकर जोर से चीखते हुए माइक्रोवेव को खिसकाया तो वो जालिम कॉकरोच वहीं कोने में छुपा बैठा था मिलॉर्ड।
फिर मेरी माँ ने उस मोड़े हुए अखबार से जो मैंने ही उनको दिया था उस पर पूरी ताकत से हमला किया। वो तो शायद पहले वार में ही मर गया था मिलॉर्ड, पर फिर भी मेरी माँ उसे मारती रही। इस पर मेरी बड़ी बेटी बोली भी कि अम्मा, इसने क्या कभी आपसे पैसे उधार लिए थे जो आप इसे मारती जा रही हो? फिर उन्होंने उसकी डेड बॉडी मेरे ही कहने पर डस्टबिन में डाल दी। आखिर मैं क्या करती मिलॉर्ड? उस टाइम वही मुझे ठीक लगा। हाँ, मैंने अपनी माँ को उसे मारने के लिए उकसाया। हाँ, मैंने ही लाश को चुपचाप ठिकाने लगाने की सलाह भी दी, पर मुझे ये सब करना पड़ा मिलॉर्ड, हाइजीन के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, और सबसे बड़ी बात जिसे आप भी बखूबी समझते होंगे मिलॉर्ड, कि लेडीजें कितना डरती हैं कॉकरोचों से। मैं तो उस पेस्ट कंट्रोल वाले पर मुकदमा करने की सोच ही रही थी कि पता नहीं किस मुए मरदूद ने इस घटना की जानकारी पास के पुलिस थाने में कर दी, और आज उल्टा मुझ पर ही अपराधी होने का इल्जाम है। ये कहाँ का न्याय है मिलॉर्ड? क्या यही थे वो अच्छे दिन जो आने वाले थे? यही हमारी न्याय व्यवस्था है कि अपराधी छुट्टे घूम रहे हैं और हम जैसे सीधे सादे कानून का पालन करने वाले को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? पता नहीं क्या क्या बोल दिया तेजी ने भावनाओं में बहकर। आज वो बिल्कुल नहीं डर रही थी। जज साहब उसकी दर्दनाक बयान से आश्वस्त लगे और उसे पहली ही सुनवाई के बाद बाइज्जत बरी कर दिया, वो भी बस 15 मिनट में। वो विजयी मुस्कान के साथ कोर्ट रूम से बाहर आ गई थी। बाहर मीडिया वालों की भीड़ थी, सभी उसका इंटरव्यू लेने के लिए उतावले थे। ये एक माँ और एक औरत की जीत जो थी। तभी गली में कूड़े वाली गाड़ी का गाना बजने लगा। चम 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 चमकेगा इंडिया, दम 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 दमकेगा इंडिया, अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। आज तेजी को उसका म्यूजिक सबसे बढ़िया लग रहा था। गाने वाली की आवाज तो उसके फेवरेट सिंगर मोहम्मद रफ़ी से भी दिलकश लग रही थी उसे। उसने जल्दी जल्दी गार्बेज बैग कूड़ा गाड़ी में डाला और घर की सीढ़ियां चढ़ती हुई राहत की सांस ली। पता नहीं कहां कहां तक अपनी सोच को पहुंचा दिया था सुबह से उसने। कोर्ट केस, मिलॉर्ड, मर्डर, धारा 302, 304, 536 और पता नहीं क्या क्या। अब उसका दिमाग भी क्लियर था और उसका डस्टबिन भी। तो ये था एक कॉकरोच के मर्डर का किस्सा। आपको पसंद आया ना? कमेंट करके बताएं और अगली कड़ी तक के लिए इंतजार करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अगली कड़ी तक के लिए नमस्कार।